फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपने हाल के समय में कुछ घटनाएं सुनी होंगी, जैसे कि जब भारत ताइवान से अपने संबंध स्थापित करने की या संबंध अच्छे करने की कोशिश करता है किसी भी तरह से, तो चीन उसका विरोध करता है। वैसे ही चीन और अमेरिका के बीच में ताइवान को लेकर लगातार विवाद चलता रहता है। तो देखिए, इस ये जो विवाद है, इसके कारण क्या है? इसके कारण छुपे हुए हैं विश्व के इतिहास में। तो जो देखिए विश्व इतिहास है, वो हमारे सिलेबस का एक हिस्सा भी है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। अब देखिए, जो जब भी कोई चीज करंट में चली जाती है, जैसे कि ताइवान का जो इतिहास है, आज वो करंट अफेयर की घटना बन गया है। तो यहाँ से अगर ताइवान के इतिहास के ऊपर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वो करंट अफेयर की घटना से पूछा गया क्वेश्चन ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ताइवान के इतिहास के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको स्पष्ट करूंगा। देखिए, ये हमारा ताइवान है, जो कि चाइना से थोड़ी ही दूरी पे है और बीच में समुद्र है। इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। शुरुआती समय में देखिए, हम लोग एकदम शुरुआत से नहीं जाएंगे। हम लोग एक ऐसे समय से स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए ये मान लेते हैं हमारा ताइवान है। तो इसके ऊपर डच लोगों का शासन है। आप जानते हैं कि डच लोगों ने पूरे विश्व में एक समय पे उपनिवेश स्थापित किए थे, तो कॉलोनी बनाई थी, तो उसी में ये डच लोगों का शासन है ताइवान के ऊपर। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, डच लोगों से ये जो ताइवान है चाइना के हाथों में चला जाता है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद चीन से ये जो ताइवान है जापान अपने हाथ में ले लेता है, यानी जापान जो है अपना शासन स्थापित करता है ताइवान के ऊपर। उसके बाद क्या है कि देखिए, हम लोग जानते हैं विश्व की एक बहुत बड़ी घटना है सेकेंड वर्ल्ड वार या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें देखिए जीते कौन से देश थे? इसमें ब्रिटेन है हमारा, अमेरिका है, फ्रांस है, ये देश जीते थे और इन्हीं का एक सहयोगी देश चीन भी था। तो चीन क्योंकि इन देशों के साथ था, तो चीन ने इन देशों के साथ मिलकर एक मांग रखी कि जो जापान है उसको ताइवान को छोड़ना पड़ेगा। तो जापान को वैसा ही करना पड़ा, क्योंकि जापान हार चुका था और जापान के हाथ से चीन के हाथ में फिर से एक बार ये जो ताइवान का स्थान है वो चला गया। अब देखिए क्या होता है कि चीन में, खुद चीन के अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है दो लोगों के बीच में। देखिए, इनकी पार्टी वगैरह आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। एक तरफ माओ खड़े हैं, दूसरी तरफ चियांग खड़े हैं। तो ये दो लोग हैं, माओ की अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी पार्टी है, चियांग की अपनी अलग पार्टी है, अपनी आइडियोलॉजी है। और इनके बीच में युद्ध चल रहा है कि किसका शासन चीन पे स्थापित हो, किसकी विचारधारा चीन में मानी जाए। अब देखिए, आपने माओ का नाम तो खूब सुना होगा, जो माओवादी हिंसा वगैरह में ये जो माओ की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वही कह लीजिए ऐसी हिंसाओं में संलिप्त पाए जाते हैं। तो जो माओ हैं, ये जीत जाते हैं, चाइना में माओ की पार्टी जीत जाती है और जो चियांग है उनको चाइना छोड़कर भागना पड़ता है। तो ये भाग कर कहाँ जाएंगे? ये जाते हैं ताइवान और ताइवान में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अब देखिए, चियांग जो है वो एक डिक्टेटर है, यानी कि उन्होंने डिक्टेटरशिप जाके एक तरह से लागू की है ताइवान में। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है, आप जानते हैं कि विश्व में डेमोक्रेसी की मांग बढ़ती जाती है, हर देश लोकतंत्र की मांग करता है। तो वही चीज ताइवान में भी घटी। अब देखिए, पहली बात तो है चियांग की जो पार्टी है उसका शासन है ताइवान में। और होता क्या है कि डिक्टेटरशिप की वजह से धीरे धीरे ताइवान के लोग डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, यानी लोकतंत्र की मांग करते हैं। तो एक तरफ तो देखिए ताइवान में दो घटनाएं घटती हैं। एक तरफ ताइवान में डेमोक्रेसी की स्थापना होने लगती है, धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना होने लगती है। दूसरी एक चीज ये भी होती है कि धीरे धीरे जो ताइवान है वो चाइना से अपने संबंधों को अच्छा करने लगता है, यानी कि ताइवान इस बात की घोषणा करने लगता है कि वो चीन से अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए कदम उठाएगा। तो ये दो चीजें चल रही हैं। लेकिन 2000 में, वर्ष 2000 में एक बड़ी घटना होती है, जबकि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं ताइवान में। तो हम लोगों ने देखा है लोकतंत्र स्थापित हो रहा था धीरे धीरे, और इसी प्रक्रिया के चलते चलते वर्ष 2000 में ताइवान में इलेक्शन हो जाते हैं। और इलेक्शन में जो कह लीजिए जीत कर राष्ट्रपति बनते हैं जो व्यक्ति, उनका पहले से ही ये मानना होता है कि उन्हें चीन से पूरी तरह से आजादी चाहिए, यानी कि वो चीन के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हैं। तो इससे निश्चित तौर से चीन को एक बड़ा झटका लगता है और चीन ताइवान के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर देता है। और ये जो देखिए विवाद है जो 2000 वर्ष 2000 से शुरू हुआ है ताइवान में पहले इलेक्शन होने के बाद से, वो आज तक हमें विश्व में दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका उन लीडर्स का समर्थन कर देता है
जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो ताइवान के उन लीडर्स का, उन राजनेताओं का समर्थन करता है जो ताइवान की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो चीन के अधिकार से बाहर होना चाहते हैं। ऐसे ताइवानी लीडर्स का समर्थन अमेरिका कर देता है, और जाहिर सी बात है चाइना को इस चीज से तकलीफ होती है। अब देखिए, ये चीज जो हम लोगों ने शॉर्ट में समझी है, इसको हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, थोड़े समय के लिए आपका जो ताइवान है एक डच उपनिवेश था। उसके बाद 1683 से 1624 से 61 के बीच तक लगभग ये डचों के पास था। 1683 से 1895 तक जो चीन का किंग राजवंश है उसने यहाँ पे शासन किया। 1895 में जब प्रथम चीन जापानी युद्ध हुआ, तो जापान ने इस स्थान को जीत लिया और किंग सरकार को ताइवान को जापान को सौंपना पड़ा। ये जो चीन का किंग राजवंश जो यहाँ पे शासन कर रहा था ताइवान पे, ये प्रथम चीन जापानी युद्ध में हार गया और जापान ने अपने हाथ में ताइवान का शासन ले लिया। फिर देखिए, जैसी हिस्ट्री में होता है कि आज जो जीता है कल वो हार भी जाता है। तो जापान हार गया दूसरे विश्व युद्ध में, और जब जापान हार गया तो वही चाइना ने जापान के साथ किया, यानी कि एक संधि की, और ये कहा कि ये जो अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर चीन ने एक संधि की और ये कहा कि ये जो ताइवान है इसको हमें मिलना चाहिए। तो चीन के हाथ में फिर से ताइवान चला गया। हालांकि अगले कुछ वर्षों में चीन में एक गृह युद्ध छिड़ गया, जैसा कि मैंने बताया आपको, और जो चियांग काई शेक हैं उनके सैनिकों को, जो माओ जेडांग थे, उनकी कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा हरा दिया गया। यानी कि माओ की जो सेनाएं थी उनके द्वारा जो जो चियांग काई शेक के सैनिक थे उनको हरा दिया गया। तो ये जो चियांग या चियांग थे, जैसा कि आपको अभी बताया है कि चियांग भाग गए ताइवान में। तो चियांग और उनकी जो कुओमितांग सरकार थी, यानी कि चियांग की जो सरकार थी उसे कुओमितांग कहते हैं, ये लोग 1950 में ताइवान भाग गए। इस समूह को मुख्य भूमि चीनी कहा जाता है और ये कई वर्षों तक ताइवान की राजनीति पे हावी रहे। यानी कि एक लंबे समय तक ये जो कुओमितांग सरकार थी, ये ताइवान की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाती रही, या कह लीजिए ताइवान पे शासन करती रही। और इन्हें क्या कहा जाता था? मेनलैंड चाइनीज या मुख्य भूमि चीनी कहा जाता था। लेकिन एक बढ़ते लोकतंत्र के आंदोलन के दबाव में जो ये चियांग के बेटे थे, देखिए ये कहीं पे चियांग कहीं पे चियांग लिख गया है, लेकिन बात एक ही है। तो जो चियांग के बेटे थे चियांग चिंगकुओ, इन्होंने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की अनुमति देना शुरू किया, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा जब दबाव हो जाता है तो आप पब्लिक को कहां तक दबाएंगे। तो मजबूरी में जो इनके बेटे थे चिंगकुओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे ताइवान में लोकतंत्र लाएंगे। और इससे क्या हुआ, अंततः द्वीप के 2000 के चुनाव का नेतृत्व किया। यानी कि इसकी वजह से वर्ष 2000 में पहले चुनाव यहां पर हुए ताइवान में। और पहली गैर केएमटी, देखिए अभी तक क्या हुआ था, यही जो केएमटी सरकार थी, कुओमितांग की जो केएमटी सरकार थी, अभी तक वही ताइवान पे शासन करती रही थी। लेकिन वर्ष 2000 में पहली बार केएमटी हार गई और चेन शुई बियान जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने, जो कि केएमटी से नहीं थे। दशकों के, देखिए इसके साथ ही दूसरी तरफ क्या हो रहा था, ये तो हम लोगों ने वर्ष 2000 तक की ताइवान के अंदर की बात देखी। दूसरी तरफ क्या चल रहा था, दशकों के शत्रुतापूर्ण इरादों और गुस्से वाली बयानबाजी के बाद 1980 के दशक में चीन और ताइवान के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ था, लगभग 1980, हम लोगों ने 2000 में देखा कि केएमटी हार गई, लेकिन 1980 में दूसरी तरफ क्या चल रहा था कि चाइना और ताइवान अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चलती रहती थी उसको कम कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में चाइना ने कहा था कि एक देश दो प्रणालियां आप अपना लें। ताइवान से कहा था कि अगर ताइवान जो है चीन के साथ जुड़ जाएगा तो ताइवान को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी, यानी ताइवान को अपना शासन चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं वो दिए जाएंगे अगर ताइवान चीन के साथ एकीकृत हो जाए। लेकिन ताइवान ने देखिए इस बात को नहीं माना, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन चीन में यात्राओं और निवेश पर जो नियम थे उसमें ढील दे दी, यानी कि चाइना से धीरे धीरे संबंध सुधारने की कोशिश की। हालांकि एक देश दो प्रणालियों को ताइवान ने अस्वीकार कर दिया। 1991 में इसने मुख्य भूमि पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। यानी कि जो लंबे समय से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी थी जो चाइना में शासन कर रही थी, उसके साथ जो लंबे समय से ताइवान की सरकार का युद्ध चल रहा था उसको भी 1991 में इन्होंने समाप्त करने की घोषणा करी। देखिए फिर क्या होता है 2020 में, सॉरी 2000 में, अभी जैसा हम लोगों ने देखा वर्ष 2000 एक बड़ा साल रहा ताइवान के लिए, क्योंकि केएमटी जो है वो हार गई
और एक गैर केएमटी पार्टी के व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो 2000 में बीजिंग सतर्क हो गया जब ताइवान के यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए, जब ताइवान के राष्ट्रपति चेन शुई बियान चुने गए। चेन शुई बियान नए राष्ट्रपति बने। अब देखिए, इनका आपको नाम वगैरह नहीं याद रखना है, बस आपको एक घटनाओं का क्रम याद रखना है जिन्होंने खुले तौर पर स्वतंत्रता का समर्थन किया था। यानी ये जो है चेन शुई बियान, ये चीन से स्वतंत्र होने का समर्थन करते थे। इसके बाद देखिए लगातार, अब बीच का जो टाइम है उसको मैंने ज्यादा नहीं यहाँ पे एलोबरेट किया है। 2000 से 2016 तक लगातार चीन में फिर ताइवान में इलेक्शन होते रहे। अलग अलग मत की पार्टियां आती रही। कुछ लोगों का मानना था कि चीन के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, कुछ लोग पूरी स्वतंत्रता की बात करते रहे। लेकिन अभी हाल की बात करते हैं तो जनवरी 2016 में जो चुनाव हुए, वहां ये सई इंग वेन करके हैं, इन्होंने कुओमितांग पार्टी के उम्मीदवार एरिक चू को हरा दिया। जो एरिक चू हैं वो फिर से हार गए, यानी कि एक जो केएमटी पार्टी है वो फिर से हार गई। और ये जो सई इंग वेन है, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गई। तो वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का नेतृत्व करती हैं जो चीन से अंतिम आधिकारिक स्वतंत्रता की ओर है। यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डीपीपी, ये ताइवान में इस समय शासन कर रही है और इसका कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है वो है कि चीन से स्वतंत्रता ली जाए। 2020 में ये जो देखिए, जो सुश्री साई हैं, यानी कि जो ये साई एंग वेन है, ये फिर से एक बार जीत जाती हैं। यानी कि 2020 में फिर से यही राष्ट्रपति बन जाती हैं। इन्होंने बीजिंग की आलोचना की। और देखिए, इसी समय पे आपने अभी हाल में सुना होगा कि हांगकांग में बहुत तगड़े प्रदर्शन चल रहे हैं चीन की सत्ता के खिलाफ। तो जो ताइवान के लोग हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं चाइना जो है ताइवान पे भी ऐसे ही शासन स्थापित करने की कोशिश ना करे। तो इसकी वजह से चीन का जो विरोध है ताइवान में वो और ज्यादा होता है। तो यानी कि 2020 में, यानी वर्तमान में, एक ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति हैं ताइवान की, जो चीन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो उस वर्ष बाद में चीन द्वारा हांगकांग में, यानी कि देखिए, चीन ने हांगकांग को दबाने के लिए काफी कुछ ऐसे कड़े कानून लाया है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है उसको हांगकांग पे लागू कर दिया गया। और इससे जो ताइवान है उसको ये लग रहा है कि चीन अब काफी एग्रेसिव नीतियां, काफी कह लीजिए कि कठोर नीतियां अपना रहा है और ताइवान में भी एक डर है। तो इसी बीच अमेरिका ताइवान को अपने जारी समर्थन के ताइपे को आश्वस्त करते हुए अपनी आउटरीच को तेज कर रहा है। यानी कुल मिला के जो अमेरिका है, देखिए, वो ताइवान की, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टी को समर्थन कर रहा है। ये जो ताइवान की सत्तारूढ़ सरकार है, ताइवान की वर्तमान सरकार है, उसका अमेरिका समर्थन करता है, उसके साथ अच्छी संबंध बनाए हुए है। और बीजिंग जो है इसकी लगातार कड़ी आलोचना करता है और कहता है कि इससे चीन अमेरिका संबंध खराब होंगे। यानी कि जो ताइवान स्वतंत्रता वाले की बात करने वाले, ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वाले जो तत्व हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ताइवान की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अगर अमेरिका उनका साथ देगा तो निश्चित रूप से इससे चीन और अमेरिका के संबंध खराब होंगे। इस बात को लगातार बीजिंग उठाता रहा है। इसके साथ अभी आप देखिए, ये भी आप देखेंगे कि एक ही दो दिन की न्यूज है कि भारत ने जब ताइवान के साथ कुछ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की तो तुरंत चीन ने बहुत ही एग्रेसिव अपना कह लीजिए रुख दिखाया। बहुत ज्यादा कह लीजिए, जिसे कहते हैं हम लोग कि एक जिसे कहते हैं धमकाने वाला रुख दिखाया कि आपको जो भारत है उसको ताइवान के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए या फिर इस तरह के संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो इस अभी देखिए, इसके साथ ही एक चीज क्या हुई थी कि चीन ने जलमार्ग में एक लाइव फायर सैन्य अभ्यास किया था, और जो कहीं ना कहीं जो ताइवान का द्वीप है उसको मुख्य भूमि से अलग करने के लिए किया गया था। यानी कि चाइना अपनी तरफ से काफी एग्रेसिव नीतियां अपना रहा है और ये दिखा रहा है कि ताइवान के मामले में वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और इसी के चलते लगातार भारत से और अमेरिका से और भी देशों से चाइना की झड़पें चलती रहती हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका ताइवान का हिस्ट्री हो गई, ताइवान का इतिहास हो गया। और देखिए, आगे समझने के लिए इसी टॉपिक को आप जो क्वाड है वर्तमान में, इसे क्वाड से आप जोड़ के देख सकते हैं। इसे जो अभी मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है उससे जोड़ के देख सकते हैं। यानी कि अलग अलग चीजों से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन जो मुख्य इतिहास था वो मैंने आपको समझा दिया है।